हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11 के ज्योग्राफी को सिर्फ एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आंसर को हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है। चैप्टर का टॉपिक है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो भू आकृतियाँ तथा उसके विकास से चैप्टर 7 है और इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भू आकृति क्या है? तो भू आकृति क्या है? भू आकृति के बारे में पहले जानते हैं। भू आकृति पृथ्वी पर छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। भू आकृति को हम साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को ही भू आकृति कहा जाता है। मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहा जाता है। भूदृश्य बहुत सारी भू आकृतियों को मिलाकर के भूदृश्य बनता है। भू आकृति क्या है? एक छोटे सा भूखंड है, उसी को भू आकृति कहते हैं। और बहुत सारी भू आकृतियां मिलकर के भूदृश्य बनाती है। भूदृश्य बहुत सारी भू आकृतियां, यानी भू आकृतियां क्या है? एक छोटा सा खंड है, छोटा सा टुकड़ा है भूमि का, भू का, तो भूखंड है, तो उसी को भू आकृति कहते हैं। और बहुत सारी भू आकृतियां मिलकर के भूदृश्य का निर्माण करते हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग है। भूदृश्य क्या है? भूतल का विस्तृत भाग है। बहुत सारा भू आकृतियां मिलकर के भूदृश्य का निर्माण करता है, जो भूतल के विस्तृत भाग है। और प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार और पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रिया एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है और भू आकृतियां के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृति प्रक्रियाओं एवं कार्यकर्ताओं में लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। तो भू आकृति क्या है? भू आकृति एक छोटा सा खंड है और बहुत सारी भू आकृतियां मिलकर के भूदृश्य का निर्माण करता है, जो भूतल के विस्तृत भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतिक कारक किन दो प्रकार की आकृतियां स्थल रूपों को बनाते हैं? तो भू आकृतिक कारक अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन एवं निक्षेपण में सूक्ष्म है, अतः ये दो प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। अपर्दित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थल रूप भू आकृतिक कारक के क्वेश्चन है कि भू आकृतिक कारक किन दो प्रकार की आकृतियां स्थल रूपों को बनाते हैं? तो दो प्रकार की आकृतियां बनाती है, अपर्दित और निक्षेपित आकृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाहित जल किन प्रदेशों में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? प्रवाहित जल किन प्रदेशों में निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में, जहां अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहां पर आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनी प्लेन या समप्राय मैदान क्या है? तो पेनी प्लेन या समप्राय मैदान नदी अपर्दन के द्वारा बने मैदान को समप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन मैदान कहा जाता है। नदी अपर्दन से जो मैदान बनता है, नदी अपर्दन के द्वारा जो मैदान बनता है, उसी को बोलते हैं पेनी प्लेन या फिर समप्राय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ स्थलाकृति का क्या अभिप्राय है? स्पष्ट करें। तो काष्ठ स्थलाकृति क्या है? तो काष्ठ स्थलाकृति किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उनके निक्षेपण से बने स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। काष्ठ स्थलाकृति क्या है? किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में, चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट चट्टान का जो क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया, घुलने की जो प्रक्रिया होती है भौमजल द्वारा, और उसके निक्षेपण से जो स्थल रूपों में काष्ठ स्थलाकृति के जो स्थल रूप होता है, उसी को काष्ठ स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन किन प्रदेशों में अपर्दन का महत्वपूर्ण कारक है? तो पवन उष्ण मरुस्थलों और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपर्दन का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलप्रपात नदी की किस अवस्था में निर्मित है? तो जलप्रपात नदी की युवावस्था में बनते हैं, जब नदी पहाड़ों पर बह रही होती है। युवावस्था मतलब बहुत तेज बहाव। जब पहाड़ से जलप्रपात क्या है, पहाड़ से जब नीचे तेजी से गिरता है, तेज बहाव उसमें होता है, युवावस्था। तो उसी जलप्रपात नदी की युवावस्था में बनते हैं। जलप्रपात कब बनता है? जब नदी का अवस्था युवावस्था होता है, मतलब तेज धार बोलिए, तो ज्यादा तेज धार रहने से नदी को, उस अवस्था को युवावस्था बोला जाता है। तो जलप्रपात युवावस्था में ही बनते हैं। जब नदी युवावस्था में होता है तो उस समय जलप्रपात का निर्माण होता है। और यह जलप्रपात कब होता है? जब पहाड़ी से नीचे गिरता है पानी, तो पहाड़ी से नीचे बहता है जब पानी, तो उसी समय जलप्रपात का निर्माण होता है, युवावस्था में। नदी जब युवावस्था में रहता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलगर्तिका एवं अवनावित कुंड में क्या अंतर है? तो नदी तल में फंसकर छोटे चट्टानी टुकड़े एक ही स्थान पर गोल गोल घूम करके, इस तरह से एक ही स्थान पर से गोल गोल घूम करके गर्त बना देते हैं, इसे जलगर्तिका कहते हैं। और यही गर्त बड़े होकर अवनमित कुंड कहलाते हैं। यही नाम जो है, यही गर्त, ये जो गर्त बनाता है गोल गोल घूम करके, तो यही गर्त बड़े होकर के अवनावित कुंड, ये कुंड बन जाता है, अवनावित कुंड। तो अवनावित कुंड का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलगर्तिका एवं अवनावित कुंड में क्या डिफरेंस है? तो जलगर्तिका नदी तल में फंसकर छोटे चट्टानी टुकड़े एक ही स्थान पर गोल गोल घूमकर गर्त बना देते हैं, इसे जलगर्तिका कहते हैं। जहाँ एक ही स्थान पर गोल गोल घूम करके जो छोटा टुकड़ा, चट्टानी टुकड़ा जो छोटा होता है, वह एक ही स्थान पर गोल गोल घूम करके गर्त बना देते हैं, उसको जलगर्तिका कहते हैं। और यही गर्त जो जलगर्तिका होता है, यही गर्त बड़े होकर के अवनवित कुंड कहलाते हैं। तो ये था डिफरेंस जलगर्तिका अवनावित कुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंखों का निर्माण कब होता है? तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती है। पर्वतीय क्षेत्र से, ये पर्वत है, जब पर्वतीय क्षेत्र से ये नदी जब नीचे आती है यहाँ से, तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे आती है तो उनका प्रवाह धीमा पड़ता है। जब नीचे आते हैं तो उनका प्रवाह धीमा पड़ता है और वे अपने साथ के कंकड़ पत्थर तिकोने पंखे के आकार में जमा कर देती है, यही जलोढ़ पंख कहलाता है। अपने साथ जब पानी का बहाव धीमा पड़ जाता है तो उसके साथ जो कंकड़ पत्थर मिट्टी बहा करके लाया जाता है नदी द्वारा, तो उसका गति धीमा होने के कारण जमा होने लग जाता है। तो इस प्रकार के से यह गति जब इसका धीमा पड़ जाता है, जब नदी का गति धीमा पड़ता है, तो अपने साथ जब कंकड़ और पत्थर को जो बहा करके लाता है वह तिकोने पंखे के आकार में जमा कर देती है और इसी को जलोढ़ पंख कहा जाता है। अब है 3 अंकों वाले प्रश्न, तो जिसमें 3 अंक वाले प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि नदी विसर्प की निर्माण प्रक्रिया चित्र सहित बताइए। नदी विसर्प का निर्माण का प्रक्रिया क्या है, चित्र सहित बताने बोल रहा है। तो नदी मार्ग में एस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। जब इस प्रकार का घुमाव हो जाता है नदी में, इस आकार का घुमाव होता है, तो उसी को नदी विसर्प कहा जाता है। और जब नदी मंद गति में मैदानी भागों में चलती है, जब यहाँ से नदी मंद गति में मैदानी भागों में चलती है, तो अत्यधिक बोझ के कारण, क्योंकि इसके साथ जो बहा करके लाया जाता है मिट्टी कंकड़, तो बोझ हो जाता है, तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है। तो नदी के बाहरी किनारे पर अपर्दन तथा भीतरी किनारे पर निक्षेप से घुमाव का आकार होता है। ये देखिए इस आकार की नदी बन रहा है, जिसको नदी विसर्प कहा जाता है। एक कटा हुआ विसर्प है इस तरह से, एक गोखुर झील है, एक विकसित विसर्प है,
विकसित विसर्प हो गया और एक कटा हुआ विसर्प है। तो नदी विसर्प की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है? नदी मार्ग में एस आकार के घुमाव को नदी विसर्प कहा जाता है। और जब नदी मंद गति से मैदानी भागों में चलती है तो अत्यधिक बोझ के कारण इस प्रकार के मोड़ बनाती है और नदी के बाहरी किनारों पर अपर्दन तथा भीतरी किनारों पर निक्षेप से घुमाव का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्फित नदी की निर्माण प्रक्रिया चित्र द्वारा समझाएं। तो नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है। नदी जो है उसके निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने साथ लाए अवसादों को जमा करने लग जाती है। जब गति मंद पड़ जाएगा तो जो अवसाद लाते हैं नदी अपने साथ वो जमा करने लग जाती है। इससे नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। जब अवसाद जमा हो जाते हैं तो यहाँ अगर अवसाद जमा हो गए तो नदी इधर उधर कई शाखा में बढ़ जाती है और ये शाखाएं बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग हो जाती है। यहाँ जब बालू जम जाता है इस तरह से तो एक दूसरे से अलग हो करके अलग हो जाती है, दीवार से एक दूसरे से अलग होती है और ऐसी शाखाओं में नदी को गुम्फित नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार का नदी का जो शाखा बनता है तो इसी को ही गुम्फित नदी कहा जाता है। तो नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है। जब नदी की निचली घाटी में बहाव की गति मंद पड़ जाती है और नदी अपने साथ लाए अवसादों को जमा करने लग जाती है, इसे नदी कई शाखाओं में बंट जाती है। तो ये शाखा बालू की बनी दीवार से एक दूसरे से अलग हो जाती है। तो ऐसी शाखाओं में बटी नदी को गुम्फित नदी कहा जाता है। यह है गुम्फित नदी। देखिए इस तरह से जब जमा हो जाता है गाद तो नदी अलग अलग शाखा में बट गया है ये नदी, तो इसी को गुम्फित नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात एवं छिप्रिकाओं की निर्माण प्रक्रिया कैसी होती है? जलप्रपात जो नदी जब युवावस्था में होता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। जब पहाड़ी क्षेत्र से पहाड़ी से नीचे गिरता है तब जलप्रपात का निर्माण होता है। तो यहाँ है कि जलप्रपात एवं छिप्रिकाओं की निर्माण प्रक्रिया कैसी होती है? तो नदी का जल जब किसी कठोर चट्टान से गुजरता है जिसे वह काट नहीं पाती और आगे मुलायम चट्टान आ जाती है, जब आगे मुलायम चट्टान आ जाती है जिसे वह आसानी से काट लेती है तो धीरे धीरे नदी के तल में अंतर आता है और वह ऊपर से नीचे प्रपात के रूप में गिरने लगती है। जैसे छिप्रिका हो गया तो नदी तल पर जब कठोर एवं नरम चट्टानें क्रम से आती है, ये कठोर चट्टानें ये नरम चट्टानें अगर क्रम से आती है तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहने लग जाती है। सीढ़ी नदी इस तरह से बढ़ रही है, ऐसे सीढ़ी की आकृति बनाते हुए बहने लग जाती है और इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कई प्रपात बन जाते हैं और इन्हें ही छिप्रिका कहा जाता है। छिप्रिका क्या है? जब नदी उस पर सीढ़ी की आकृति जब नरम और कठोर चट्टाने का क्रम आता है नदी तल पर जब कठोर और नरम चट्टान क्रम में आती है, एक कठोर चट्टान हो गया नरम चट्टान हो गया, तो जब क्रम में आती है तो उस पर क्रम में आ जाती है तो नदी उस पर सीढ़ी जैसी आकृति बनाते हुए बहने लग जाती है और इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कई प्रपात बन जाते हैं, तो इन्हें छिप्रिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आरेख बनाइए। तो क्या है, किसका आरेख बनाने बोल रहा है? आरेख बनाने बोल रहा है जलप्रपात का, छिप्रिका का, जलोढ़ पंख का। तो आरेख जलप्रपात का आरेख है, ये छिप्रिका का है, ये जलोढ़ पंखों का आरेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा निर्माण को चित्र द्वारा समझाएं। तो नदी
पहले हम लोग जानते हैं कि डेल्टा है क्या। तो डेल्टा जो है नदी द्वारा पानी के बहाव से जो कंकड़ मिट्टी गाद नदी अपने साथ जो बहा करके लाती है, और जब उसका बहने की जो स्पीड होता है, धारा जो बहता है नदी का, तो वह जब मंद हो जाता है, धीमा बहने लगता है, तो वो अपने साथ जो मलबा लाता है वो बिछाने लग जाता है, बिछाता है। तो और इस एक तरह से मैदान का रूप ले लेता है इस तरह से धीरे धीरे, तो उसी को डेल्टा कहा जाता है। तो नदियाँ समुद्र में गिरते समय अधिक अवसाद एवं मंद ढाल के कारण, जब मंद ढाल मतलब ढाल कम, एक तीव्र ढाल होता है, जैसे चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, तो तीव्र ढाल हो गया, और इस तरह से अगर है तो ये मंद ढाल, तो ये मंद ढाल हुआ और तीव्र ढाल हुआ। तो अवसाद एवं मंद ढाल के कारण बहुत मंद गति से बहती है जब नदी, तो बहुत ही मंद गति से बहती है एवं अवसाद को आकार में जमा कर देती है, तो इसे ही डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोल रंध्र किस प्रकार की भू आकृति है? घोल रंध्र, तो घोल रंध्र भौम जल द्वारा निर्मित आकृति है। यह काष्ठ क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ की शैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान डोलोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। इन क्षेत्रों में जल के संपर्क में आने से ये शैलें घुल जाती है और कीप की आकृति के बने छिद्र घोल रंध्र कहलाते हैं। रंध्र कहलाते हैं। कीप की आकृति ले लेता है। कीप जिससे तेल को किसी कंटेनर में भरा जाता है, तो उसी को कीप कहा जाता है। तो कीप की आकृति का ले लेता है इस तरह से, और इस तरह से पतला रहता है इधर धार, और यहाँ से कंटेनर में तेल, पानी, दूध, लिक्विड चीज को भरा जाता है किसी भी कंटेनर में, तो उसी को कीप बोला जाता है। तो घोल रंध्र भौम जल द्वारा निर्मित आकृति है और यह काष्ठ क्षेत्रों में पाई जाती है। काष्ठ क्षेत्र में पाई जाती है, और जहाँ सैलों में चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर होता है उस सैल में, और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। चूना पत्थर और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता जिसमें हो, डोलोमाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। तो इन क्षेत्रों में जल के संपर्क में आने से ये सैलें घुल जाती है, और इस तरह कीप की आकृति के बने छिद्र घोल रंध्र कहलाते हैं। तो काष्ठ क्षेत्रों में यह बहुत विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाते हैं, काष्ठ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौम जल के निक्षेपण से बनी भौम्याकृतियां की रचना प्रक्रिया को बताइए। तो भूमि के अंदर बहते हुए जल से कंदराओं का निर्माण होता है, और इन कंदराओं के छत से कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जल टपकता है। इसमें मौजूद कैल्शियम नीचे जमा होते रहता है एवं नीचे लटकने लगता है। इन्हें क्रमशः स्टेगमाइट एवं स्टेगलाइट कहते हैं, और कहीं कहीं ये आपस में मिल जाते हैं और उसे स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मित वेदिकाएं और अयुग्मित वेदिकाएं क्या है? चित्र बनाकर समझाएं। तो नदी वेदिकाएं शुरुआती बाढ़ के मैदानों अथवा प्राचीन नदी घाटियों के तलचिन्ह है, और ये वेदिकाएं बाढ़ के मैदानों में लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। तो भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अनेक वेदिकाएं हो सकती है जो आरंभिक नदी जल स्तर को दिखाती है। यदि नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती है तो इन्हें युग्मित वेदिकाएं कहा जाता है। तो जब नदी के सिर्फ एक तट या किनारे पर वेदिकाएं मिलती है तथा दूसरे पर नहीं, अथवा किनारे पर इनकी ऊंचाई में अंतर होता है, तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो नदी वेदिकाएं निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। पहला है जल प्रवाह का कम होना, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन, तीसरा है विवर्तनिक कारणों से भू उत्थान, भूमि में उत्थान विवर्तनिक के कारणों से, और चौथा है कि यदि नदियाँ तट के समीप होती है तो समुद्र तल में
परिवर्तन होता है। तो नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण है जल प्रवाह का कम होना, जलवायु परिवर्तन की वजह से जलीय क्षेत्र में परिवर्तन आना, विवर्तनिकी कारणों से भूमि में उत्थान, और यदि नदियां तट के समीप होती है तो समुद्र तल में परिवर्तन। तो यह है नदी वेदिकाओं की उत्पत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी विसर्ग के निर्मित होने की क्या कारण है? नदी विसर्ग का निर्मित होने का क्या कारण है? तो नदी विसर्ग के निर्मित होने का निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है मंद ढाल पर बहते हुए जल से तटों पर क्षैतिज अथवा पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, और दूसरा है तटों पर जलोढ़ जमाव जिससे जल के दाब का पशुओं पर बढ़ना, और तीसरा है प्रवाही जल का कोरियोलिस बल के असर से निक्षेपण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाज और कैनियन में क्या अंतर है? गाज क्या है और कैनियन क्या है? तो गाज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। तीव्र ढाल, इस तरह का ढाल को तीव्र ढाल कहते हैं। तो दोनों पार्श्व जो है तीव्र ढाल होता है, दोनों पार्श्व में तीव्र ढाल। और गाज की चौड़ाई इसके तुलना में गार्ज की चौड़ाई जो है इसके तल एवं ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है, गार्ज की चौड़ाई। तो गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल होते हैं, जबकि कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल होती है तथा गार्ज की ही तरह गहरे होते हैं। और दूसरा डिफरेंस है कि गार्ज की चौड़ाई इसके तल एवं ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होती है। गार्ज की चौड़ाई ऊपरी भाग में और तल में दोनों बराबर होता है, एक समान होता है, जबकि कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। कैनियन का ऊपरी भाग तल की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, यानी कैनियन का ऊपरी भाग चौड़ा होता है और तल का भाग जो होता है और कम चौड़ा होता है, जबकि गार्ज में ऐसा नहीं होता है। गार्ज का ऊपरी भाग और तल का भाग दोनों समान होता है, बराबर चौड़ा होता है। और तीसरा डिफरेंस है कि कैनियन का निर्माण अक्सर अपसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है, जबकि गार्ज कठोर चट्टानों के क्षेत्रों में बनता है। तो कैनियन और गार्ज में डिफरेंस क्या है? तो कैनियन और गार्ज में डिफरेंस ये है कि गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों किनारे तेज ढाल होते हैं, जबकि कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं तथा गार्ज की ही तरह गहरे होते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि गार्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में करीब करीब बराबर होता है, एक समान होता है, जबकि कैनियन में ऐसा नहीं होता है। कैनियन की ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ी होती है तल की तुलना में। और तीसरा डिफरेंस है कि कैनियन का निर्माण अक्सर अपसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाते हैं, जबकि गार्ज कठोर चट्टानों क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनमित कुंड किसे कहते हैं? प्लंग पुल। तो जलप्रपात के तल में एक गहरे तथा बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घुमाव से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विस्तृत तथा गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहा जाता है, प्लंग पुल। और ये कुंड घाटियों को गहरा करने में मददगार होते हैं। तो अवनमित कुंड क्या है? जलप्रपात के तल में गहरे तथा बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने एवं उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपात के तल में ऐसे विस्तृत तथा गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहा जाता है, और ये कुंड घाटियों को गहरा करने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो नदी परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है जल का वेग, वेलोसिटी ऑफ वाटर। दूसरा है जल की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और तीसरा है नदी भार का आकार, साइज ऑफ द रिवर लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट अस्त्राकृति क्या है तथा एक क्षेत्र का नाम बताएं। कास्ट अस्त्राकृति क्या है? तो चूने की चट्टानों और डोलोमाइट की चट्टानों पर भूमिगत जल के कार्य के कारण बनी विभिन्न प्रकार की अस्त्राकृतियों का
काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। काष्ठ स्थलाकृति किसको कहा जाता है? चूने की चट्टानें और डोलोमाइट की चट्टानें, चूना का चट्टान और डोलोमाइट की चट्टानें पर भूमि जल के कार्य के कारण बनी विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां, जो विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां बनती है भूमिगत जल के कार्य के कारण, तो उसी को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। और इस प्रकार की आकृतियां दक्षिणी यूरोप, भूतपूर्व जो युगोस्लावाकिया को अभी दक्षिणी यूरोप में है, तो दक्षिणी यूरोप देश में एड्रियाटिक सागर तट के क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में दिखाई देती है काष्ठ स्थलाकृतियां। अब है 5 अंकों वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि भूमिगत जल और भौम जल द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 कर देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।